Welcome to the Institute of Commerce Studies. Next principle of management is scalar chain. According to Fayol, scalar chain is a line of authority, a chain of superiors from the highest to the lowest ranks. यानी कि स्केलर चेन एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसमें हमें सुपीरियर्स दिखाई देते हैं हाईएस्ट से लोअर रैंक्स की तरफ आते हुए। दैट मीन्स सबसे ऊपर एक सुपीरियर होगा, उसके अंडर में उसका सबऑर्डिनेट, उसके अंडर में उसके सबऑर्डिनेट्स और उसके अंडर में उनके सबऑर्डिनेट्स। इट रिफर्स टू द रूट विच द कम्युनिकेशन फॉलोज। स्केलर चेन एक्चुअली हमें वो रूट दिखाता है जिससे सभी सुपीरियर और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच कम्युनिकेशन होगा। दैट मीन्स एक सबऑर्डिनेट डायरेक्टली अपने बॉस के बॉस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर उसे टॉप लेवल तक कोई बात पहुंचानी है तो वो बात पहुंचेगी स्टेप वाइज। पहले वो अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर वो अपने सुपीरियर तक उस बात को पहुंचाएगा। इस प्रकार से बात टॉप लेवल तक पहुंचाई जाएगी। सेम ऐसे ही अगर टॉप लेवल लोअर लेवल तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहता है तो टॉप लेवल अपने सबऑर्डिनेट से कहेगा, फिर वो अपने सबऑर्डिनेट से कहेंगे। इस तरह से हर एक कम्युनिकेशन का एक रूट होगा। पॉजिटिव इफेक्ट। पॉइंट नंबर 1, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी कि कम्युनिकेशन ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस का हमें एक स्मूथ फ्लो दिखाई देगा, इसमें कहीं भी कोई गैप नहीं आएगा। दैट मीन्स कम्युनिकेशन में कहीं कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। हर एक व्यक्ति को ये पता होगा कि मुझे किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किसको ऑर्डर्स देने हैं, अर्थात मेरे पास कितने अधिकार हैं जिससे कि मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ। पॉइंट नंबर 3, यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक व्यक्ति का केवल एक ही बॉस होगा जो उसे ऑर्डर्स देगा। एक सबऑर्डिनेट को केवल उसका बॉस ही ऑर्डर दे सकता है, बॉस का बॉस उसे डायरेक्टली ऑर्डर्स नहीं दे सकता। वायलेशन इफेक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन गैप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर यह सिद्धांत नहीं अपनाया गया उससे कम्युनिकेशन गैप पैदा होगा, यानी कि लोअर लेवल डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा टॉप लेवल के साथ और मिड लेवल को उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2 इज लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। यानी कि किसी भी व्यक्ति को ये पता ही नहीं होगा कि मुझे किससे ऑर्डर्स लेने हैं और मुझे किसको ऑर्डर्स देने हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक। सपोज ए इज द सुपीरियर जिसके अंडर में बी है, बी के अंडर में सी के अंडर में डी के अंडर में ई और एफ। सेम इसी प्रकार से ए के अंडर में आई भी है, जे भी है, के भी है, एल भी है और एम भी है। अगर ए को एफ तक कोई भी ऑर्डर पहुंचाना है तो ए डायरेक्टली उसको ऑर्डर नहीं दे सकता। ए ऑर्डर देगा बी को, बी ऑर्डर देगा सी को, सी ऑर्डर देगा डी को और इस प्रकार से इंफॉर्मेशन पहुंचेगी एफ के पास। सेम ऐसे ही अगर ए एम तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है तो वो भी आई, जे, के और एल के थ्रू वो ऑर्डर पास किया जाएगा। अगर एफ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहता है एम के साथ तो नॉर्मल कंडीशंस में एफ एम के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। पहले एफ उस बात को पहुंचाएगा स्टेप वाइज ए तक और फिर ए स्टेप वाइज उस बात को पहुंचाएगा एम तक। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी एफ डायरेक्टली एम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। यही कहलाता है गैंग प्लैंक, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। फेयोल एज गैंग प्लैंक हैज डिस्क्राइब्ड दिस शॉर्ट सर्किटिंग। यानी कि गैंग प्लैंक के द्वारा फेयोल ने यह शॉर्ट सर्किट बताया है। इन प्रेजेंट डायग्राम कम्युनिकेशन बाय एफ टू एम डायरेक्टली इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। अगर एफ डायरेक्टली एम से कम्युनिकेट कर रहा है
तो वही कहलाता है गैंग प्लैंक। सो टू ऑफिशियल्स कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ दे आर ऑफ द सेम लेवल। तो दो ऑफिशियल्स डायरेक्टली एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, लेकिन केवल इमरजेंसी के केस में। The advantage of Gangplank is that any two concerned managers can directly communicate and take quick decisions. इसका फायदा यही है कि दो मैनेजर्स अगर सेम लेवल पर हैं तो वो डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे कि डिसीजंस फटाफट लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द गिवन डायग्राम F हैज़ टू कम्युनिकेट टू M, देन इट हैज़ टू फॉलो प्रॉपर चैनल। यानी कि अगर F M के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो नॉर्मल कंडीशंस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसे प्रॉपर चैनल फॉलो करना होगा। दैट मीन्स पहले बात पहुंचेगी ए तक और फिर ए के द्वारा सिस्टमेटिकली वो बात पहुंचेगी एम तक। दैट इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन हैज टू गो टू ए, देन इट हैज टू फॉलो डाउन टू एम, बट इट प्रूव्स टू बी टू लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन इस तरीके से कम्युनिकेशन करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और ये बहुत ज़्यादा लेंदी भी होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज subordination of individual interest to general interest. Group objectives are superior to individual objectives. The interest of the business organization must prevail upon the personal interests of the individuals. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का हित हमेशा व्यक्तिगत हितों से ऊपर होता है। The principle emphasizes that individual objects are secondary and all have to work together to achieve the group objectives. यानी कि यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि हर एक व्यक्ति का हित बाद में है, पहले हमें फायदा देखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का। Thus, the individual objectives may have to be sacrificed to achieve group objectives. यही कारण है कि अगर हमें व्यक्तिगत फायदों को त्यागना भी पड़े तो हमें उनको त्याग देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर हैज द गोल ऑफ अर्निंग मैक्सिमम वेजेस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि एक वर्कर अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना चाहता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिल सके। बट इन डूइंग सो ही फाइंड्स दैट देयर इज अ ग्रेटर वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड ग्रेटर रिस्क ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। लेकिन ज़्यादा तेजी से प्रोडक्शन करने के चक्कर में एम्प्लॉयज़ अधिकतर ऐसा देखा गया है कि वो मटेरियल्स को भी ज़्यादा वेस्ट करते हैं और मशीनरी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सिंस दीज आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्कर्स शुड गिव प्रेफरेंस टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर वर्कर मटेरियल वेस्ट करेगा, मशीनरी को नुकसान पहुंचाएगा, तो यह ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं होगा। इसीलिए वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के हितों की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने हितों को अलग रख देना चाहिए। दिस इज सो बिकॉज लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन पर्सन। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के जो हित हैं वो नीचे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो हित हैं वो ऊपर हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि सभी वर्कर्स का पूरा पूरा ध्यान ऑर्गेनाइजेशन के हितों की तरफ रहेगा, वो अपने हितों को इग्नोर कर देंगे। पॉइंट नंबर 2, अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इंडिविजुअल गोल्स के बीच हमें एक संतुलन देखने को मिलेगा। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन। पॉइंट नंबर 1, देयर माइट बी डेविएशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर यह सिद्धांत नहीं अपनाया गया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ से एम्प्लॉयज का ध्यान हट जाएगा। पॉइंट नंबर 2, बोथ द इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन सफर फ्रॉम कंफ्लिक्ट ऑफ देयर गोल्स। और हो सकता है सभी एम्प्लॉयज के बीच और ऑर्गेनाइजेशन के बीच हमें एक मतभेद दिखाई दे।
Next principle is fair remuneration to personnel or remuneration of employees. Remuneration means salary or wages paid to the employees or any type of benefit or allowance. The principle emphasizes on payment of fair and reasonable remuneration so that employees remain satisfied. यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह उचित होनी चाहिए ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहें एंड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. द मेथड ऑफ एम्प्लॉय रेमुनरेशन शुड बी जस्ट एंड फेयर टू एवरीवन. यानी कि सभी एम्प्लॉयज़ की रेमुनरेशन जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो एम्प्लॉयज़ के वर्किंग आवर्स सेम हैं, दोनों एम्प्लॉयज़ का लेवल भी सेम है, उनके एजुकेशन लेवल में भी कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनकी सैलरी डिफरेंट है. ऐसा नहीं होना चाहिए. द फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 1 फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न. यानी कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते वक्त हमें अपनी कंपनी की क्षमता भी देखनी चाहिए. नंबर 2 बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने मजदूरों के लिए मिनिमम वेज एक्ट डिसाइड किया है जिसके अंतर्गत एक मजदूर को कम से कम एक दिन में कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए यह ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो हमें वो भी ध्यान में रखना होता है. एंड नंबर 3 द वेजेज एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स. यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे एम्प्लॉयज़ को कितनी तनख्वाह दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह कम दी तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे एम्प्लॉयज़ को हमसे छीन लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर इज आस्क्ड टू वर्क एक्स्ट्रा टाइम आफ्टर हिज डेज वर्क. ही मस्ट बी गिवन एडिक्वेट वेजेस फॉर द एक्स्ट्रा टाइम वर्कड बाय हिम. अगर हमने किसी भी एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा वर्क के लिए काम पर रोका है, यानी कि उससे हम लोग ओवर टाइम ले रहे हैं, इसके लिए हमें उसे अलग से पेमेंट करनी चाहिए. पॉजिटिव इफेक्ट्स. पॉइंट नंबर 1 मोटिवेशन टू पर्सोनल. यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ को उचित मजदूरी मिलती है तो इससे एम्प्लॉयज़ अधिक प्रेरित होते हैं काम करने के लिए. नंबर 2 हायर कमिटमेंट ऑफ पर्सोनल. यानी कि हमारे एम्प्लॉयज़ वचनबद्ध हो जाते हैं काम के लिए. नंबर 3 बेटर रिलेशंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. उचित मजदूरी देने पर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच अच्छे संबंध बनते हैं. लेकिन अगर हमने यह सिद्धांत नहीं अपनाया तो उसका बुरा प्रभाव क्या पड़ता है. पॉइंट नंबर 1 डिससेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सोनल. यानी कि हमारे कर्मचारी असंतुष्ट रहेंगे. नंबर 2 हायर लेबर टर्नओवर. दैट मीन्स लेबर टिकेगी नहीं, काम छोड़ छोड़ कर भागेगी. नंबर 3 अनहेल्थी रिलेशंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. यानी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच संबंध बिगड़ते चले जाएंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज स्केलर चेन. अकॉर्डिंग टू फेयोल, स्केलर चेन इज अ लाइन ऑफ अथॉरिटी, अ चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक्स. यानी कि स्केलर चेन एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है जिसमें हमें सुपीरियर्स दिखाई देते हैं हाईएस्ट से लोअर रैंक्स की तरफ आते हुए. दैट मीन्स सबसे ऊपर एक सुपीरियर होगा, उसके अंडर में उसका सबऑर्डिनेट, उसके अंडर में उसके सबऑर्डिनेट्स और उसके अंडर में उनके सबऑर्डिनेट्स. इट रिफर्स टू द रूट विच द कम्युनिकेशन फॉलोज. स्केलर चेन एक्चुअली हमें वो रूट दिखाता है जिससे सभी सुपीरियर और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच कम्युनिकेशन होगा. दैट मीन्स एक सबऑर्डिनेट डायरेक्टली अपने बॉस के बॉस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता. अगर उसे टॉप लेवल तक कोई बात पहुंचानी है तो वो बात पहुंचेगी स्टेप वाइज. पहले वो अपने सुपीरियर को बताएगा, फिर वो अपने सुपीरियर तक उस बात को पहुंचाएगा. इस प्रकार से बात टॉप लेवल तक पहुंचाई जाएगी. सेम ऐसे ही अगर टॉप लेवल लोअर लेवल तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहता है तो टॉप लेवल अपने सबऑर्डिनेट से कहेगा, फिर वो अपने सबऑर्डिनेट से कहेंगे. इस तरह से हर एक कम्युनिकेशन का एक रूट होगा. पॉजिटिव इफेक्ट्स. पॉइंट नंबर 1 स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. यानी कि कम्युनिकेशन ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस का हमें एक स्मूथ फ्लो दिखाई देगा. इसमें कहीं भी कोई
गैप नहीं आएगा, दैट मीन्स कम्युनिकेशन में कहीं कोई रुकावट पैदा नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स। हर एक व्यक्ति को ये पता होगा कि मुझे किससे ऑर्डर्स लेने हैं और किसको ऑर्डर्स देने हैं, अर्थात मेरे पास कितने अधिकार हैं जिससे कि मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ। पॉइंट नंबर 3, यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक व्यक्ति का केवल एक ही बॉस होगा जो उसे ऑर्डर्स देगा। एक सबॉर्डिनेट को केवल उसका बॉस ही ऑर्डर दे सकता है, बॉस का बॉस उसे डायरेक्टली ऑर्डर्स नहीं दे सकता। वायलेशन इफेक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन गैप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर यह सिद्धांत नहीं अपनाया, फॉर एग्जाम्पल, panchayats in our country have been given more powers to decide and spend funds granted to them by the government for the welfare of villages. This is decentralization of the at the national level. हमारे देश में पंचायतों को अधिकार दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में डिसीजन लेने का और जो भी फंड्स उन्हें मिलते हैं उन्हें खर्च करने का, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज़्यादा अदालतें नहीं हैं कि वो डिसीजंस ले सकें, इसलिए नेशनल लेवल पर पंचायतों को अधिकार दिया गया है। यह एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का। पॉजिटिव इफेक्ट्स, बेनिफिट ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यह सिद्धांत अपनाने पर हमें दोनों का फ़ायदा मिलता है, सेंट्रलाइजेशन का भी और डिसेंट्रलाइजेशन का भी। नंबर 2, क्विक डिसीजंस एट द ऑपरेशनल लेवल एंड एफिशिएंट कंट्रोल बिटवीन द टॉप लेवल। जल्दी डिसीजंस लिए जाएंगे ऑपरेशनल लेवल पर अगर लोअर लेवल पर मैनेजर्स को अधिकार दिए जाएंगे, और इसे कंट्रोल करना भी ज़्यादा आसान हो जाता है टॉप लेवल के लिए। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन। नंबर 1, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। अगर सेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा अपनाया गया तो इससे डिसीजंस लेने में देरी होगी, क्योंकि टॉप लेवल के अलावा कोई और डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। एंड नंबर 2, एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हुआ तो उससे अथॉरिटी का यानी अधिकारों का मिसयूज हो सकता है।